आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। एक नेता था जो सियासी हलकों में बहुत योग्य कहा जाता था, जिसके पास प्रधानमंत्री बनने के भी मौके आए, पर किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। वो मंत्रालयों से काम चलाता रहा, लेकिन एक दिन देश का राष्ट्रपति बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी के नहीं थे, फिर भी उनके प्रति सम्मान जाहिर करते रहे। इस नेता का नाम है प्रणब मुखर्जी। मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये सम्मान, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम, और वो काम प्रणब दा ने किया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। नामी गिरामी के इस एपिसोड में कहानी लेकर आया हूं पश्चिम बंगाल से चलकर देश की राजनीति में रोशन हुए देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. साल 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी को किसी एक खास विशेषण से बुलाना उनके साथ अन्याय होगा। उन्हें राजनेता कहा जाता है, लेकिन केवल राजनेता नहीं। उन्होंने राजनीति जरूर की, लेकिन देश उन्हें अर्थशास्त्री के तौर पर भी जानता है। अपने करियर की शुरुआत में वो टीचर भी रहे और पत्रकार भी। तमाम बैंकों की कमेटी में भी रहे और वर्ल्ड बैंक तक भी पहुंचे। इंडिया टुडे ग्रुप में सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनुपम मिश्र। प्रणब मुखर्जी की शुरुआती जिंदगी के बारे में अनुपम बताते हैं। जी देखिए, प्रणब मुखर्जी की राजनीति पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुई। छात्र नेता के तौर पर यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, और पश्चिम बंगाल में शुरुआती राजनीति तो उन्होंने यहीं पर की, लेकिन उसके बाद ज्यादातर समय उन्होंने दिल्ली में बिताया और बंगाल से बहुत जुड़ाव रहा उनका। लेकिन नेता के तौर पर बहुत ही समझदार नेता के तौर पर जो हमने उनको पाया कांग्रेस में, वो थे। चीजों को परखने की, समझने की शक्ति बहुत ज्यादा थी उनमें। खासतौर पर बहुत बुद्धिमान थे और पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा थी उनकी, तो और चीजों को हमेशा पढ़ते रहते थे, समझते रहते थे। तो ऐसे में उनको जो उनका कार्यकाल रहा वो भी काफी उसमें मदद किया, और दूसरे जो कांग्रेसी नेता थे उनको भी काफी उसमें मदद मिली, और खासतौर पर उनका प्रभाव भी काफी अच्छा था। आजादी से पहले पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में जन्मे थे प्रणब मुखर्जी। तारीख थी 11 दिसंबर 1935। पिता कामदा किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने 10 बरस से ज्यादा की जेल भी काटी थी। अपने पिता के संघर्ष के इन दिनों का एक किस्सा प्रणब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। वो कहते हैं कि उन दिनों हमारे पिता जेल में थे, तभी एक पुलिस टीम हमारे घर का सारा सामान जब्त करने आ गई। हमें पहले से ही चेतावनी मिल गई थी, इसलिए हमने गांव के अलग अलग लोगों के घर अपना कीमती सामान, अनाज और पालतू जानवर भिजवा दिए थे। इसी तरह हमने पिताजी के सभी कागज और दस्तावेज भी सुरक्षित कर लिए थे। जब सब इंस्पेक्टर को जब्त करने के लिए कुछ खास नहीं दिखा, तो उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर में तो गायें थी, मैंने खुद देखा था, वो अब कहाँ गई? मैंने बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, गायें? उन्हें तो हम खा गए। अंग्रेज अफसर हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम हिंदू हो और तुम अपनी गाय खा गए? मैंने कहा, दरअसल पिताजी बहुत समय से जेल में हैं, इसलिए हमने अपना पेट भरने के लिए गायें बेच दी। प्रणब जी ने लिखा है कि इस वक्त उनकी उम्र 8 साल की थी। ऐसे माहौल में बड़े हो रहे प्रणब के संस्कार बाद के दिनों में भी दिखते रहे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया और फिर थोड़े दिन वकालत की। कुछ दिन पढ़ाया भी और फिर पत्रकार के तौर पर भी काम किया, लेकिन जाहिर है उनका मकाम ये नहीं था। सीनियर जर्नलिस्ट जयंत घोषाल बताते हैं, उस समय बांग्ला कांग्रेस करके, कांग्रेस से स्प्लिट हुआ था अजय मुखर्जी के एक कांग्रेस,
और अजय मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के पिताजी के साथ भी अच्छा रिश्ता था, और सुशील धारा करके भी एक बंगाल कांग्रेस के लीडर था। तो ये प्रणब मुखर्जी के जो नॉलेज है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए पार्टी में लिया गया था, कांग्रेस में नहीं, पहले बंगाल कांग्रेस। और असेंबली में, वेस्ट बंगाल असेंबली में, जब वो बंगाल कांग्रेस ने सरकार बनाया था कुछ दिनों के लिए, अजय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर बने थे और ज्योति बासु होम मिनिस्टर थे, तो दोनों में बहुत झगड़ा होता था लॉ एंड ऑर्डर लेके। और उस समय जो स्टैटिस्टिक्स, मतलब कितना लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वो हर दिन पेपर फॉलो करते थे। प्रणब मुखर्जी ने मुझे बताया था वो स्टैटिस्टिक्स ऐसे नहीं है कि कोई हमको, उस समय तो गूगल भी नहीं था, तो प्रणब मुखर्जी पेपर में डेली देखते थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्लैशेस होता है सीपीएम के साथ, बंगाल कांग्रेस का और कांग्रेस का, और उसमें कितने लोगों को डेथ हुआ, कितने लोगों को, सब नोट करते करते वो स्टैटिस्टिक्स बन गया कि एक महीने में इतना लोग मर गए हैं। तो वो अजय मुखर्जी को बहुत आश्चर्य हो गए कि इतना अच्छा फिगर, और वो असेंबली में भी पुट किया कि ये तो ऑथेंटिकेटेड हो गया। ज्योति बासु भी हैरान हो गया कि ये कहाँ से मिला। तो एक यूटिलिटी हुआ, और 67 में प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा नॉमिनेशन बांग्ला कांग्रेस के लिए दिया गया है, और दिल्ली में वो आए और 67 में वो किए। लेकिन 69 में कांग्रेस के साथ बांग्ला कांग्रेस का मार्जर हो गया। इंदिरा गांधी को प्रणब मुखर्जी का एक स्पीच बहुत अच्छा लगा था, और उस समय सीपीएम के वो ज्योतिर्मय बसु थे, उसने पूछा था कि ये कौन है जो इतना अच्छा भाषण दिए हैं। प्रणब तो बोले कि ऐसे हैं कि हिज नेम इज प्रणब मुखर्जी, और तो इंदिरा गांधी मिलना चाहते थे, और उस समय से उसका रिलेशनशिप शुरू हुआ। प्रणब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं छात्र राजनीति में बहुत देर से आया, इसके बाद दिल्ली तक भी पहुंचा, लेकिन राजधानी के ये नॉर्थ साउथ ब्लॉक मुझे बहुत आकर्षित नहीं करते थे। इसके बजाय मुझे अपनी टीचर की बेंत और माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आती थी। लेकिन इस उदासीनता के बावजूद इन्हीं ब्लॉक्स ने वीरभूम जिले से चले प्रणब को तरक्की का एक बड़ा और अलग मकाम दिया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर में उठान का कारण कही जाती हैं। उन्होंने हमेशा प्रणब का साथ दिया, और बदले में प्रणब ने भी उनका साथ दिया। यहाँ तक कि इमरजेंसी के फैसले में भी वो इंदिरा के साथ खड़े थे। इंदिरा गांधी के साथ उनकी नजदीकी तो इंदिरा के साथ रहते हुए पूरी जिंदगी रहे, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में उनका डाउनफॉल भी हुआ। कई मौके पर उनकी बेटी और प्रणब खुद भी कहते रहे कि वो प्रधानमंत्री पद के सबसे पहले दावेदार थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजीव गांधी से शायद इसी वजह से उनकी बहुत खास नहीं बनी। जयंत खुशहाल। देखिए, वो तो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचा था, और उन्होंने सोचा था कि ही इज केपेबल। आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, ये प्रणब मुखर्जी का एक बयान लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने बोले थे कि ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रणब मुखर्जी बाद में क्लैरिफाई किया, और पीसी अलेक्जेंडर ने भी उनके अपने किताब में लिखे हैं, क्योंकि पीसी अलेक्जेंडर वाज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंदिरा गांधी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी पीसी अलेक्जेंडर वाज वेरी क्लोज, सर्किट में थे उस दिन। और वो राजीव जब आ रहे थे, वो कलकत्ता में ही थे, पश्चिम बंगाल में, और प्रणब था फ्लाइट में, तो प्रणब मुखर्जी ने क्लैरिफाई किया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा ऐसे नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि इमीडिएटली एक वैक्यूम नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, विदेशी राष्ट्र ने बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो डेथ हुआ है, सो द डेजिग्नेशन नंबर 2 कैन बी द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर दैट जब प्राइम मिनिस्टर मतलब सिलेक्ट होंगे वो राजीव गांधी हो सकते हैं। तो अभी इतने साल बाद वो क्लैरिफिकेशन हुआ, और प्रणब मुखर्जी ने जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ राजीव गांधी थे, और प्रणब को जो मतलब यूज करना इंदिरा गांधी ने जैसे किया था, वो राजीव गांधी ने नहीं किया था। अंक 13 से प्रणब मुखर्जी का गजब का नाता था। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। वो खुद भी इसे अपना लकी नंबर मानते थे। वो 13वें राष्ट्रपति भी बने, और राष्ट्रपति बनने से पहले उनके बंगले का नंबर भी 13 था। यहाँ तक कि उनकी शादी भी 13 तारीख को हुई थी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कम सफल प्रणब को दिल्ली ने ताजिंदगी मकाम दिया। एक वक्त के बाद वो पश्चिम बंगाल की राजनीति से बहुत दूर हो चुके थे, लेकिन दुर्गा पूजा के वक्त वो हमेशा अपने गांव जाते थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति जरूर उनसे दूर थी, लेकिन उनका जुड़ाव उससे कभी दूर नहीं हुआ।
कांग्रेस ने एक बार राज्यसभा के जरिए उन्हें सांसद बनाया और 1973 में वो वक्त भी आया जब वो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद लगातार वो पहले इंदिरा गांधी की सरकार में और फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बनते रहे। 1980 में उन्हें राज्यसभा में कांग्रेस का नेता भी बनाया गया। एक वक्त तो ये भी कहा जाता था कि प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई देश में ताकतवर है तो वो हैं प्रणब मुखर्जी। साल 1982 में उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। ये सरकार राजीव गांधी की थी। उस दौर के पत्रकारों ने लिखा है कि इस पद के लिए वो उस वक्त सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे। 1984 में यूरोमनी नाम की एक पत्रिका ने अपने सर्वे में उन्हें विश्व का सबसे अच्छा वित्त मंत्री बताया था। लेकिन इसी साल कुछ और भी घटा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बने उनके बेटे राजीव गांधी। सबको उम्मीद थी कि प्रणब जरूर मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव गांधी ने मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। प्रणब ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 में लिखा है कि मैं कॉल का इंतजार करता रहा। राजीव के मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैंने कोई अफवाह भी नहीं सुनी थी, लेकिन मैंने मंत्रिमंडल से अपने आप को हटाए जाने के बारे में जब जाना तो मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। प्रणब की सियासी जिंदगी में इससे भी बुरा वक्त आया जब उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। हालांकि ये पार्टी सफल नहीं हुई और 1989 में उनको कांग्रेस में विलय करना पड़ा। राजीव गांधी ने उनकी वापसी सुनिश्चित करवाई। जयंत घोषाल। इंदिरा गांधी का मतलब मृत्यु के कारण प्रणब मुखर्जी का बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। राजीव गांधी के साथ पहले तो बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि अरुण नेहरू, मणिशंकर अय्यर ये लोग एंटी प्रणब थे और प्रियरंजन दासमुंशी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो प्रणब मुखर्जी ने पार्टी छोड़ के अलग पार्टी भी बनाया, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। लेकिन ही इवेंचुअली रियलाइज दैट ही इज नॉट ए मास लीडर, ही इज नॉट ममता बनर्जी। तो सेपरेट पार्टी करके उनको, जैसे ममता बनर्जी आज तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस की जगह असली हो गया, कांग्रेस हो गया तृणमूल कांग्रेस। प्रणब मुखर्जी को भी ये मौका मिला था लेकिन नहीं कर पाया था और इलेक्शन में जमानत बाजेयाप्त हो गया हर इसमें, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। प्रणब खुद भी मानते थे कि नई पार्टी बनाना उनकी गलती थी। उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी ने गलतियां की और मैंने भी। उन्होंने दूसरों को अपने ऊपर प्रभाव डालने दिया, दूसरों ने मेरे खिलाफ उनके कान भरे, मैं भी अपनी निराशा पर काबू नहीं रख पाया। बाद में जब कभी उनसे उनकी पार्टी में पूछा जाता तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि उनको उसका नाम भी याद नहीं। कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी हुई और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। पीवी नरसिम्हा राव ने पहले उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और बाद में वो देश के विदेश मंत्री भी बने। साल 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और यह साफ हो गया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम लिया जाने लगा। इसी साल प्रणब ने पहली बार लोकसभा का चुनाव भी जीता था, लेकिन प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी के हिस्से एक बार फिर आया मंत्रालय। उनके बारे में अब तक कहा जाता है कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते थे जो भारत को नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री ना बन पाने की टीस के अलावा एक और मलाल था जो उन्हें सालता था, और वो था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी असफलता। जयंत घोषाल बताते हैं। मुझे बार बार बोलते थे कि मेरा बहुत दुख होता है कि मैं चुनाव जीतता नहीं था। इवन लोकसभा चुनाव में भी हारने के बाद भी इंदिरा गांधी ने गुजरात से राज्यसभा एमपी बना दिया। लेकिन लास्ट लेग ऑफ हिज कैरियर लाइफ में जंगीपुर, जो मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी वेस्ट बंगाल से 2 बार जीतना सोनिया गांधी के समय, उस समय वो मुझे बताया था, बहुत सारे पत्रकारों को शायद बताया होगा कि ये मेरा इसीलिए मेरा खुशी है कि जो मैंने कभी इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं हुआ, मास लीडर नहीं बना, तो हमको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के वोट से जीतना लोकसभा चुनाव में, तो वो मुझे लगता है इसीलिए जंगीपुर बिकेम ए वेरी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेंसिटिव प्लेस फॉर हिज लाइफ। जन्म हुआ था बीरभूम में और जंगीपुर जो है वो मुर्शिदाबाद में है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जंगीपुर हैज बिकम हिज सेकेंड होम टाउन। तो लास्ट लेग तक उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं इच्छा था, लेकिन नहीं बन पाए।
पार्टी से बगावत के बावजूद प्रणब मुखर्जी ने पहली बार 2001 में राष्ट्रपति भवन जाने के सपने का इजहार किया। उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि कभी देश के प्रधानमंत्री या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं बनेंगे। उन्होंने इसकी 3 वजह भी बताई। पहला, हिंदी पर उनकी पकड़ खराब थी। दूसरा कि उनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योति बसु, राजीव गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व गुण की कमी थी। और तीसरा, उनका लोकसभा चुनाव जीतने में उनकी कमजोरी। इसके 1 दशक बाद वो दिन अचानक आया जब यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि यूपीए की तरफ से रायसीना हिल्स जाने के दावेदार प्रणब होंगे, और वो चुनाव जीते भी। 5 दशक की एक्टिव पॉलिटिक्स के बाद देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे थे प्रणब। उनका सपना पूरा हो रहा था। साल 2014 में यूपीए ने सत्ता गंवा दी, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब ने संविधान का दामन नहीं छोड़ा और बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार से तालमेल बनाकर काम करते रहे। जयंत घोषाल। आई थिंक ही इज ए वेरी ब्रिलियंट प्रेसिडेंट, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद भी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के साथ अच्छा रिश्ता था। और सबसे बड़ी बात है, एज प्रेसिडेंट वो अगर कोई डिफरेंसेस ओपिनियन है, वो नरेंद्र मोदी जी को बुला के उनके साथ बात करके राष्ट्रपति भवन में बात करते, लेकिन कभी पब्लिकली मीडिया में उनके जो आपत्ति, उनके जो डिस्कंटेंट, जो कांग्रेस चाहते थे, सोनिया गांधी के कांग्रेस चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट के साथ कोई झगड़ा हो जाए, लेकिन प्रणब मुखर्जी वो नहीं किया। रादर मोहन भागवत जी के साथ अच्छा संबंध हुआ। प्रेसिडेंट ऑफिस हाउस में भी इन्विटेशन मोहन भागवत जी को किया गया। आरएसएस ऑफिस में भी प्रणब मुखर्जी गए थे। तो ही इज बेसिकली मैन ऑफ कॉन्सेंसस। तो इसीलिए वो जो उनके आपत्ति, जैसे ऑर्डिनेंस के इशू में उनके आपत्ति था, तो वो बताया, ऐसे नहीं बताया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट इज ए सेरेमोनियल हेड। तो ये जो प्रणब का है, आई यूज्ड टू कॉल हिम टेक्स्ट बुक मैन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैन। तो इसीलिए वो कभी प्रेसिडेंट के नाते वो कभी वायोलेट नहीं किया। इस दौरान एक बड़ी घटना भी हुई थी जो कांग्रेस के लिए बड़ी नागवार गुजरी। ये था प्रणब का आरएसएस कार्यालय जाना, समारोह में संबोधन देना। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इसे अलग तरह से भुनाया और कहा कि राष्ट्रवाद पर प्रणब ने आरएसएस को नसीहत दी है। महज 10-20 साल पश्चिम बंगाल को देकर राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो जाने वाले प्रणब ने पश्चिम बंगाल को क्या दिया, उन्होंने यहाँ की राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इस पर अनुपम मिश्र कहते हैं, यहाँ के जो कांग्रेस नेता रहे, चाहे वो रंजन दास मुंशी हो, सौमेन मित्रा हो या ममता बनर्जी हो, सभी तो एक तरह से उनके एक समय में उनके अंडर में काम कर चुके। तो इस एक जो पीढ़ी उस वक्त पनपी प्रणब मुखर्जी के बाद की, वो काफी प्रतिभाशाली रही और उनको एक तरह से गाइडेंस मिला प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस के उस दौरान बंगाल के नेताओं को कि किस तरीके से काम करना है, कैसे अपनी छवि को मजबूत करना है, इलाके में कम करना है। और लोगों में भी काफी लोकप्रिय रहे, खासतौर पर बीरभूम में जो उनका घर, उनका गांव था, और हर साल दुर्गा पूजा के समय वहां आते थे। दुर्गा पूजा वो यहीं करते थे और खुद पूजा करते थे। तो बीरभूम में तो उनका बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता। वीरभूम जिले के एक छोटे से गांव से चलकर रायसीना हिल्स तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होता, न ही छोटा होता है। ऐसे सफर में मलाल और इनाम सब आते हैं। प्रणब मुखर्जी के सफर में भी आए, लेकिन उन्होंने शुचिता का दामन उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब चुनावी राजनीति अपने सबसे निर्ममतम स्तर पर रही। शायद यही वजह है कि लोकसभा उनके लिए सबसे कठिन चैप्टर बनी। इंदिरा से लेकर राजीव तक, फिर मनमोहन से लेकर मोदी तक, कोई भी याद करे तो सभ्य भाषा में विनम्र भाव लिए ही प्रणब दिखते हैं, जिन्होंने राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव खूब देखे, लेकिन उनको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी 85 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी लिखी हुई इबारत आज भी एक आदर्श राजनेता की राह कैसे हो सकती है, इस ओर इशारा करती है। नामी गिरामी में प्रणब मुखर्जी की कहानी बस यहीं तक थी। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, हमें बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज के नामी गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर चलता रहा है।